Hello everyone, my name is Kiran Angural. I am starting a new series of 100 most important issues for the mains 2023. It might be your UPSC mains or state PCS mains. So these will be helpful for both the exams. And these issues will be from static as well as current portion, but mainly we are trying to cover the current oriented topics विच हैव बिन इन न्यूज़ फॉर लास्ट 2 to 3 months. ठीक है, तो हम बैकवर्ड्स स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पहले हम जून का तो भी आया नहीं है मैगजीन कोई भी. फर्स्टली हम मई 2023 का करेंगे. देन वी विल सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम अप्रैल, मार्च. सिमिलरली जनवरी तक का जो है वो हम कवर करेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो है वो आगे वाला जैसे जून, जुलाई, इन सब का कवर करेंगे. तो मई से बैकवर्ड्स आते हुए हम कवर करने वाले हैं, और जितने भी बर्निंग इश्यूज न्यूज़ में रहे हैं वो हम अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे. एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट मी, so currently I am working as a gazetted block level officer appointed through JKPSC. I have written 2 state PCS mains in my first 2 attempts, and recently I have been qualified for the interview. एंड ये बताने का मेरा पर्पस बस इतना ही था कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाए कि हाँ, मेंस का मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. तो मैं जो भी बताऊंगी या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, हम आज जो है हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे. लाइक टोटल वी हैव टू कवर 100+ टॉपिक्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 टॉपिक्स. उसमें से 2 टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं. कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे हम? GS 3 के टॉपिक्स करेंगे आज. 1 टॉपिक विल बी फ्रॉम डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्शन and another one from security portion. ठीक है, so without any further delay let's get started. First जो हमारा आज का टॉपिक है that is न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स एंड रेमेडीज़. सो ये जो मैगजीन मैंने यूज़ किया है ये फोरम IAS का 7 PM एडिटोरियल इनका कंपाइलेशन आता है, वो हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड हम सिमिलरली हम विजन का भी जो मंथली मैगजीन है, जैसे यहाँ से कवर करने के बाद विजन का भी मंथली मैगजीन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ये न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स क्यों न्यूज़ में रहा था? बिकॉज अभी रिसेंटली लुधियाना, पंजाब जो है, वहाँ पे एक टॉक्सिक गैस लीक हुआ है. ठीक है, एंड 2020 में भी आपको पता होगा विशाखापट्टनम में भी स्टायरीन वेपर लीक का इंसिडेंट एक हुआ था. तो वही इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984. ये आपको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में. तो ये हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज़ हो गया था. तो ये कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में दैट इट शुड हैव सर्व्ड एज अ पावरफुल वेकअप कॉल टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रिवेंट एनी न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन. बट हमने अभी भी उस इंसिडेंट से कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है, एंड अभी भी जो है हमको ये रीसेंट इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं. तो दिस हैज़ हाईलाइटेड द नीड टू एड्रेस दिस प्रेसिंग इशू ऑफ न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स एंड एक्सप्लोर द इफेक्टिव रेमेडीज़. तो ये सब कह रहे हैं. अच्छा, अभी ये जो लुधियाना में घियासपुरा एरिया में जो गैस लीक हुआ है वो क्यों हुआ है? वो हुआ था बिकॉज वहाँ पे एक पार्शली ओपन मैन होल था. ठीक है, लोकेलिटी में, जो कि मे बी इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग की वजह से बन गया था. वहाँ से हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, वो रिलीज़ हुआ है. इसकी वजह से 11 पीपल की डेथ हो गई है एंड 4 अदर पीपल हैव बिन हॉस्पिटलाइज्ड. ठीक है, देखिए हम इशू जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेंस के रिगार्डिंग कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, बट इशू आपके दिमाग में बैठ जाए उसके लिए हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सो प्रीवियसली कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं क्या? तो यस, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जब मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हो गई थी. ठीक है, एट अ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट. तो इस ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका एक पेस्टिसाइड प्लांट था, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी. विशाखापट्टनम गैस लीक, वही जिसमें स्टायरीन गैस जो है लीक हो गई थी आंध्र प्रदेश में. देन सूरत केमिकल लीक, ये भी 2022 में हुआ था. तो ये भी एक टैंकर जो है उसने डंप किया था टॉक्सिक मटेरियल, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस हुआ था इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये कुछ इंस्टेंसेस हैं ऑफ न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स इन इंडिया. अब बोलते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक गैस होता क्या है और ये ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है.
सो न्यूरो मीन्स ब्रेन से रिलेटेड आपका, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सो ये आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं न्यूरोटॉक्सिक गैसेस की, दीज आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं ह्यूमंस पे? ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है आइज, स्किन, नोज, थ्रोट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, जिससे आपका विजन, हियरिंग, बैलेंस, ये सब इम्पेयर्ड फंक्शंस हो सकते हैं इनके, एंड ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो सकता है बॉडी में, ठीक है। ये कुछ इफेक्ट्स हैं। अब रीजंस क्या हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स होते क्यों हैं? फर्स्टली पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। हमने देखा ये लुधियाना वाला जो गैस लीक एक्सीडेंट हुआ है, क्यों हुआ है कि पुअर वेस्ट मैनेजमेंट हुआ है। आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसे ही डंप कर दिया था, वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो लीक होती रही। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है? इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो आपने मेंटेनेंस अच्छे से नहीं की है मशीन्स की, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, तो उसकी वजह से लीकेज हो जाती है। जैसे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये इसी की वजह से हुई थी कि वहाँ पे जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं की थी, कुछ रेफ्रिजरेशन से जो है रेफ्रिजरेटर से लीक हुई थी गैस, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। देन लैक ऑफ रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस का इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है इंडस्ट्रीज़ की अच्छे से, एंड उसकी वजह से ये लीक्स हो रहे हैं, ठीक है। देन इनसफिशिएंट ओवरसाइट है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो बिना प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के काम कर रहे हैं। ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज। अब ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज है एंड ऊपर से फैक्ट्रीज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग साथ साथ में कोएग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू हार्मफुल गैसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपके एग्जांपल है वाइजैग गैस लीक इंसिडेंट। ये एक ऐसे एरिया में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था ये, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स हो सकते हैं, जैसे आपके जो पाइपलाइंस वगैरह है वो लीक हो रही हैं, स्टोरेज टैंक्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब होता है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी। तो ये कुछ रीजन से एक बार क्विकली देखेंगे। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे लुधियाना में हुआ है, ठीक है, लुधियाना का गैस लीक एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ है। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो रही है। देन ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स हैं। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या लाई गई हैं फॉर प्रिवेंटिंग न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स। तो पहला रेगुलेशन ये है कि इन्वायरमेंटल लॉज हैं कुछ, जैसे कि वाटर एक्ट है, एयर पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हैजर्डस एंड अदर वेस्ट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, ये 2016 के रूल्स हैं। तो ये बात करते हैं रिगार्डिंग सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ हैजर्डस वेस्ट। फैक्ट्री लाइसेंसिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो भी फैक्ट्रीज जो हैजर्डस केमिकल्स को डील कर रही है उनको लाइसेंसेस ऑब्टेन करने पड़ते हैं एंड उन पे जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस वगैरह भी होती हैं कि वो कंप्लाई कर रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ कि नहीं। देन एक पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का। इसमें इंडस्ट्रीज जो भी हैजर्डस सब्सटेंसेस से डील कर रही है उनको इंश्योरेंस पॉलिसी उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो उनको कंपनसेशन देना पड़ता है विक्टिम्स को, ठीक है। ये चीज़ डील की गई है इन द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट आप ये स्किप कर सकते हैं, ये देख लीजिए NDMA गाइडलाइंस भी हैं ऑन केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसी में इन्होंने ये भी सजेस्ट करा है रिसेंटली कि आप जो चीफ इंस्पेक्टोरेट है फैक्ट्रीज़ का उसको रिवैम्प किया जाए, रिफॉर्म किया जाए उस इंस्टीट्यूशन को। मोर ओवर आपको एक फाइनलाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान लाना होगा ऑन द केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि एक रोड मैप की तरह सर्व करेगा फॉर मैनेजिंग केमिकल डिजास्टर्स इन द कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अगर आप ये भी याद करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं एक बार, केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स भी है 1996 के। देन चैलेंजेस क्या है इन प्रिवेंटिंग द न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स। हमने किस तरीके से इसको पढ़ा? पहले हमने लेटेस्ट इवेंट्स जो हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ा। फिर हमने न्यूरोटॉक्सिक गैसेस होती क्या है वो पढ़ा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमने वो पढ़ा। देन रीजंस क्या है इसके रिलीज़ के, हमने वो भी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने उसके रीजंस के बाद हमने क्या पढ़ा? गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं हमने वो पढ़ा। नाउ वी विल सी द चैलेंजेस इन प्रिवेंटिंग न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स।
तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? फर्स्ट, अवेयरनेस नहीं है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है नॉलेज ही नहीं थी कि क्या क्या हैज़ार्ड्स हो सकते हैं एसोसिएटेड विद मिथाइल आइसोसाइनेट। इसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, जैसे वही वाइजैग स्टाइरिन गैस लीक हुआ था, वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था इन दी रेफ्रिजरेशन यूनिट, तो वो मेंटेनेंस वाला आ जाएगा। रैपिड अर्बनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंशियल एरियाज है। जैसे ये जो स्टाइरिन गैस लीक हुआ था वाइजैग में या विशाखापट्टनम में, वो एलजी पॉलीमर्स प्लांट जो है वो एक गोपालापट्टनम एरिया में था। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गोपालापट्टनम एरिया जो है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड था और ये प्लांट भी वहीं पे था, वहाँ पे जो है इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ये वही ऊपर वाले ही पॉइंट से रिपीट किए हुए हैं इन्होंने। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वही जैसे सूरत टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग इंसिडेंट हुआ, ठीक है, या फिर हम अभी लुधियाना वाला इंसिडेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है 2022 में एक कोची गार्बेज फायर एक्सीडेंट हुआ था। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट का एक ढेर लगाया हुआ था, वहाँ से टॉक्सिक गैसेज जो है काफ़ी देर तक जो है एमिट करती रही एंड वहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हो गया था, ठीक है। तो गार्बेज का जो ढेर था उस पर फायर इंसिडेंट हो गया था। तो ये है बिकॉज ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो है उसकी कमी की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर कुछ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस किया होता तो उस पर अच्छे से हम डील कर पाते। देन इश्यूज विद इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, तो जैसे इनएडिक्वेट एंड आउटडेटेड लॉज हैं, ओवरलैपिंग रेगुलेशंस हैं, इनएडिक्वेट पेनाल्टीज हैं, इनसफिशिएंट फोकस है प्रिवेंशन पे, ठीक है। देन नॉन ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज भी नॉन ट्रांसपेरेंट है, वो कुछ अनऑथराइज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी, इनएडिक्वेट फंडिंग देते हैं वो मेंटेनेंस के लिए। तो इन सभी की वजह से ये सब रिस्क हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो अवेयरनेस बढ़ाओ, ठीक है। कम्युनिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है अबाउट द हैज़ार्ड्स एसोसिएटेड विद द न्यूरोटॉक्सिक गैसेस। देन मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करो। वर्क प्लेस सेफ्टी जो है वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स अपनाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करो ताकि आप सेफर ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाओ टू दी हैज़ार्डस केमिकल्स। स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क, तो लीगल फ्रेमवर्क भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एंड उसी के साथ हमको रोल मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का सीवेसो डायरेक्टिव है एंड रीच रेगुलेशन है। बस इतना याद रखना है, नाम इसका याद रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप लिख सकते हो कि हमको ये यूरोपियन यूनियन का जो सीवेसो डायरेक्टिव है एंड रीच रेगुलेशन है वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इम्पोज किए गए हैं एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स उसकी बात की गई है। तो ये आप कोट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है इंडस्ट्रीज में बढ़ानी चाहिए एंड अर्बन प्लानिंग जो है वो बेटर होनी चाहिए। मतलब कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, इंडस्ट्रियल जो भी प्लांट्स हैं एंड रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनके बीच में बफर जोन्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नवी मुंबई एरिया में हुआ है, तो ये भी यहाँ पे एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक, न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स जो भी हो रहे हैं। अब इसका ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम, जैसे इतना लंबा टॉपिक है, आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो मैंने शॉर्ट में इस टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी वो आप साथ साथ में ही शॉर्ट में नोट्स बनाते रहना अपना हैंड रिटन, ठीक है। सो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि रिसेंट इंसिडेंट जो है क्या क्या थे या पुराने कौन कौन से इंसिडेंट रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। रीजंस क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट पुअर है, एग्जाम्पल से दी सूरत केमिकल लीक, लुधियाना गैस लीक। वहाँ पे इतना ही एक एक लाइन में ही पॉइंट लिखना है, या मतलब 2-3 वर्ड्स का ही एक पॉइंट होना चाहिए। मेंटेनेंस में इशू है, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है वहाँ से गैस लीक हो गया था, वहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग का इशू है, को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज है वाइजैग में। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स है जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। फिर चैलेंजेस क्या है इन प्रिवेंशन, तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि अवेयरनेस में इशूज़ हैं, हज़ार्ड्स के बारे में पता ही नहीं है क्या है, अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस नहीं है, एग्जाम्पल लिख दिया एक, इशूज़ विद लीगल फ्रेमवर्क है, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये सब बता दिया कि कैसे। देन हमने वे फॉरवर्ड लिख दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऑल्टरनेटिव फाइंड करो। देन लीगल फ्रेमवर्क
स्ट्रेंथन करो, और यहाँ पे हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस एक ऐड कर दी। अर्बन प्लानिंग अच्छा करो, बफर जोन्स बनाओ, तो यहाँ पे भी हमने एक बेस्ट प्लानिंग जो है, बेस्ट एक्टिविटी जो है वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट में नोट्स बना लेने हैं अभी नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, फर्स्ट इशू अपना कंप्लीट होता है, न्यूरोटॉक्सिक गैस लीक्स एंड रेमेडीज। अब चलते हैं सेकेंड इशू पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आपने ये काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, मणिपुर में काफ़ी जो अनरेस्ट चल रहा था, तो वही हम डिस्कस करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये अनरेस्ट जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्या सब इसकी स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है। सो रिसेंटली देयर हैव बीन वायलेंट कम्युनल क्लैशेस इन द मणिपुर ड्यू टू मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टिंग द स्टेट टू परस्यू अ 10-year-old रिकमेंडेशन टू ग्रांट SC स्टेटस टू नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि आप जो है वो इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करें, इनको SC स्टेटस जो है वो दिया जाए। और वायलेंस एस्केलेट हो गई है जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की, उन्होंने एक रैली इसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करी थी, उसके वजह से वायलेंस थोड़ी सी एस्केलेट हो गई थी। अब मीटी जो है उनका क्या आर्ग्यूमेंट है कि हमको क्यों SC स्टेटस मिलना चाहिए, तो पूछा जा सकता है ये, ठीक है। ये आप ना GS पेपर 2 से भी इसको, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है SC स्टेटस वाला, GS 2 टॉपिक पॉलिटी से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये मीटीज़ का कहना है कि दे नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है। और उनका रीज़न क्या है कि जैसे ये जो कम्युनिटी है, देखो वहाँ पे मणिपुर में कैसा है, वैली है और आसपास हिल्स हैं। ये जो वैली वाला एरिया है ना, वहाँ पे मीटीज़ रहते हैं, मेनली मीटीज़ डोमिनेट करते हैं, और जो हिल वाला एरिया है वो बाकी ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। अब मीटीज़ जो है उनको हिल्स से दूर रखा गया है, ठीक है। हिल्स पे उनको लैंड वगैरह लेने का उतना इजाज़त नहीं है, जबकि ट्राइबल पीपल जो है वो आके वैली में, इम्फाल वैली में लैंड वगैरह ले सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम हिल्स में जब लैंड वगैरह नहीं ले सकते तो ट्राइबल पीपल जो है वो इम्फाल वैली में क्यों लैंड ले सकते हैं। तो इसीलिए उनको अगेंस्ट आउटसाइडर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मीटीज़ जो है वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड में मार्जिनलाइज हो गए हैं, मतलब पॉपुलेशन जो है इनकी ऑलमोस्ट 60% है, ठीक है। एंड नाउ वो पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, मतलब पहले जो थी 1951 के टाइम पे 60% पॉपुलेशन थी, अभी 44% पॉपुलेशन जो है उनकी हो गई है। तो उनके अपने ही एंसेस्ट्रल लैंड में उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, ये उनका एक आर्ग्यूमेंट है। एंड इसमें एक और आप चीज़ देख सकते कि ये 44% पॉपुलेशन होने के बावजूद ये सिर्फ 10% एरिया जो है, लैंड एरिया जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि आपको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। थर्ड जो है, देन नागा एंड कुकी मूवमेंट्स, दे हैव ऑल्सो फ्यूल्ड मीटी नेशनलिज्म, एंड यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज होने के जो है वो कंसर्न्स हैं, एंड श्रिंकिंग ऑफ ट्रेडिशनल मीटी एरियाज। तो ये कुछ रीजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, मार्जिनलाइज कर दिया गया है, तो बता देना डेटा कि पॉपुलेशन पहले 60% था, अब 44 हो गया है, लैंड एरिया जस्ट 10% ये कवर करते हैं, ठीक है। देन ये डेमोग्राफिक चेंज जो है उसके इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, एंड ये कुकी एंड नागा मूवमेंट्स की वजह से मीटी नेशनलिज्म इमर्ज होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब ट्राइबल ग्रुप्स का क्या जो है आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट SC स्टेटस फॉर मीटीज़। तो ये कहते हैं कि मीटीज़ को ऑलरेडी डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज है, एंड ऑल्सो दे आर एकेडमिकली मोर एडवांस्ड। तो अगर आप उनको SC स्टेटस दोगे तो उससे लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो दिस विल अलाउ देम टू एक्वायर लैंड इन द हिल्स, ठीक है, जो कि अभी अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ जो इनका आर्ग्यूमेंट है कि लैंग्वेज जो है मीटी पीपल की, उसको भी आपने 8th शेड्यूल में ऐड किया हुआ है, एंड उसकी वजह से इनको SC OBC EW वाला जो स्टेटस इसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एक ही उनका आर्ग्यूमेंट है। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि कुकीज़ एंड नागाज जो हैं वो 90% एरिया जो है स्टेट का वो कवर करते हैं। हमने देखा ना कि जो मीटीज़ है वो पॉपुलेशन तो उनकी 44% है अभी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, बट वो सिर्फ 10% एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो अब कुकीज़ एंड नागाज कहते हैं कि हम लोग 90% एरिया कवर करके रखे हुए हैं, लेकिन तब भी जो बजट है मेनली एंड डेवलपमेंटल वर्क्स जो है वो मीटी डोमिनेटेड इम्फाल वैली में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स जो समझ आई होंगी, ठीक है। अब रीसेंट प्रोटेस्ट किसकी वजह से हुआ है, तो हमने इनको पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, जो म्यांमार में जैसे मिलिट्री coup हुआ था 2021 में,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्मीज़ रेफ्यूजीज़ जो है वो मणिपुर में आ रहे हैं। एंड ये जो मणिपुर के जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो बर्मीज़ रेफ्यूजीज़ जो मणिपुर में आ रहे हैं, वो मणिपुर की कुकी ट्राइब से उनसे किनशिप टाइज है उनकी, ठीक है। तो एक तरह का कुकी ट्राइब्स जो हैं वो ये यहाँ पे बर्मीज़ रेफ्यूजीज़ जो है वो मणिपुर में आ रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकेंड थिंग, एक तो ये हो गया कि म्यांमार क्राइसिस था, आपके ये नेबरहुड में क्राइसिस है और रेफ्यूजीज़ की वजह से यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, ठीक है। दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम हो रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है ड्रग ट्रैफिकिंग का या क्रॉस बॉर्डर क्राइम का कि यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल है, ठीक है। गोल्डन ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, वो भी बताएं कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एंड गोल्डन ट्राइंगल में भी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसकी वजह से वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट आ रहा है। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्टली वही कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो उन्होंने स्टेटस की डिमांड की। सेकेंड, लैंड इशूज़ हो गया कि मीठी कम्युनिटी जो है न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में है, बट जस्ट 1/10 ऑफ द स्टेट्स टोटल लैंड एरिया वो कवर करते हैं। तो लैंड एंड रिसोर्सेज के लिए टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर दीज थिंग्स। अब हिस्टोरिक टेंशन्स भी हैं फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्सेज, कल्चरल रिकॉग्निशन। गवर्नेंस इश्यूज भी हैं कुछ, जैसे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल करा है सिचुएशन को, ये कहा जा रहा है कि जैसे सस्पेंशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पुलिस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, तो ये भी इफेक्टिवली नहीं उस रूट कॉजेज़ को एड्रेस नहीं कर पाया ये भी। देन डिलिमिटेशन प्रोसेस में भी कुछ इश्यूज हैं। सो 2020 में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट डिलिमिटेशन प्रोसेस इन द स्टेट सिंस 1973। तो मीठी कम्युनिटी का कहना है कि सेंसस फिगर्स जो है, जो इस आपने एक्सरसाइज में यूज़ की हैं, दे डिड नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन ब्रेकअप, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं लाइक कुकीज़ एंड नागाज, उनका ये कहना है कि दे हैड ग्रोन टू 40% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, बट स्टिल उनको अंडर रिप्रेजेंट किया गया है असेंबली में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसकंटेंट जो है वो डिलिमिटेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग भी है। और रिसेंट अगर आप ट्रिगर की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ था अभी रिसेंटली, वो हुआ था बिकॉज ऑफ एविक्शन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ अ कुकी विलेज। तो एक कुकी विलेज था चूरा चंदपुर खौपुम प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो आता है, तो वहाँ से इनको इविक्ट किया गया था। एंड यहाँ पे कुछ 38 इलीगल सेटलमेंट्स जो है वो हो चुकी थी। एंड ये विलेज जो था ये भी वन ऑफ द इलीगल सेटलमेंट वहाँ पे माना जा रहा था। एंड फिर अब ये प्रोटेक्टेड एरिया है और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एनक्रोचर्स माना जा रहा था। एनक्रोचर्स क्यों? बिकॉज प्रोटेक्टेड एरिया पे उन्होंने इंक्रोच किया था, ठीक है। वाइल्ड सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, उन एरियाज पे इंक्रोच करके उन्होंने वहाँ पे पॉपी प्लांटेशन एंड ड्रग्स बिजनेस को जो है बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको वहाँ पे इविक्ट कर दिया गया। लेकिन कुकी ग्रुप्स जो हैं जिनको वहाँ से इविक्ट किया गया, उनको ये क्लेम किया उन्होंने कि ये जो सर्वे था कि हाँ ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं ये सब, और दूसरा जो इविक्ट किया दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 371C, ठीक है। एंड कुकीज़ आर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरिया। तो आप आर्टिकल 371C अगर आपको पता होगा तो ये हम डिस्कस करते हैं, वैसे अभी इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है कि आप 371C जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है मणिपुर के उनके हिल एरिया को, तो वो वायलेट करता है ये। तो यहाँ तक एक बार क्विकली समराइज करते हैं, ठीक है, रिविजन हो जाएगा। सो फर्स्टली हमने पढ़ा कि रिसेंट बैकग्राउंड क्या था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट करा है कि ये जो एसटी स्टेटस का रिकमेंडेशन एक था मीठी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का, उसको जो है ये करा जाए, परस्यू किया जाए। अब हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इन डिमांड ऑफ एसटी स्टेटस फॉर मीटीज़ एंड अगेंस्ट द एसटी स्टेटस फॉर मीटीज़। फिर रिसेंट अनरेस्ट जो हुआ है उसके रीजंस क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे हमने, म्यांमार क्राइसिस एंड ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम। देन इंटरनल फैक्टर्स में हमने देखा एसटी स्टेटस का जो डिमांड था, लैंड इशूज़ थे, हिस्टोरिकल टेंशन थे, गवर्नेंस इशूज़ थे, डिलिमिटेशन प्रोसेस में इशूज़ थे, एंड जो इविक्शन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ कुकी विलेज हुआ वो सबसे रिसेंट वाला ट्रिगर था। ये सब चीज़ें हो गई। अब इम्पैक्ट क्या है इस अनरेस्ट का, तो वो भी हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल में पढ़ेंगे। पहले हम इंटरनल देख लेते हैं। सो क्या क्या इसका जो है वो इम्पैक्ट होगा। फर्स्टली ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, इसको अपने सिंपल अगर ऐसे भी लिख के आ जाओगे 2-2, 3-3 वर्ड्स में तो ये चल जाएगा। मिलिटेंसी का ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, एक फर्टाइल ग्राउंड फॉर मिलिटेंसी बन जाएगा वहाँ पे। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्वियसली जब एक जगह पे वायलेंस हो रही है, एविक्शंस हो रही हैं, फोर्स एविक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगा, सोशल कोहेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हिंडर होगी। ऐसी कंडीशन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट, जॉब्स क्रिएट तो नहीं हो पाएंगे ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इश्यूज आएंगे। अब एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या रहेगा, रीजनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा।
तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस होंगे, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन सबके साथ। चैलेंजेस टू इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसमें हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनके साथ अपना ट्रेड रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसको भी चैलेंजेस आएंगे। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करेंगे हम फॉर प्रोलॉन्ग्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, एंड उसका इंडिया पे भी, इंडिया की इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इट्स एबिलिटी टू एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स इन द रीजन एंड बियॉन्ड। तो अगर इंडिया में खुद ही अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे होंगे एंड गवर्नमेंट उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो उसका जो एक एबिलिटी है कि वो बाकी कंट्रीज़ के बारे में बोल पाए कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्टली सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट था, ठीक है, जो कि वहाँ पे पीस लाने के लिए किया गया था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट। लेकिन अभी रिसेंटली इसको विदड्रॉ कर लिया गया है। अभी है क्या, पहले वो समझते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट विद कुकी साइन हुआ था ये, ठीक है, कुकी ट्राइबल्स के साथ हुआ था 2008 में एज अ सीज फायर डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मणिपुर एंड नागालैंड में ऑपरेट कर रही थी। इसके तहत क्या हुआ कि कुकी टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे उन्होंने कहा कि हम वायलेंट एक्शंस जो है उनको बंद कर देंगे, रोक देंगे, एंड जो भी डेजिग्नेटेड कैंप्स है वहाँ पे हम अपने प्रॉपर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इन एक्सचेंज इंडियन गवर्नमेंट जो ऑपरेशन चला रही है अगेंस्ट कुकी ट्राइब्स वो भी बंद कर देगी। तो ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। बट रिसेंटली ऐसा इनका वो था कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, ये वाले टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे जिनके साथ पहले अग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर अग्रीमेंट, ये कहीं ना कहीं जो है डिसकंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटीज़ में, ठीक है, कुकी ट्राइब्स में। तो इसकी वजह से इस अग्रीमेंट से गवर्नमेंट ने अभी विथड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अगर आई होप ये समझ में आया होगा, बट स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या एक बार तो दोबारा थोड़ा सा सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट लाया गया था, बट रिसेंटली इसको विथड्रॉ भी किया गया है। देन और क्या क्या डेवलपमेंटल इनिशिएटिव थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी है टू बूस्ट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि इंडियन म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, कनेक्टिविटी होगी, ट्रेड बूस्ट होगा। पॉलिटिकल डायलॉग भी किया गया है विद वेरियस एथनिक ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स एमिंग एट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग पीस। देन काउंटर नार्कोटिक्स ऑपरेशन भी किए गए हैं, जैसे कि मणिपुर पुलिस ने पॉपी प्लांटेशन जो है ओवर 90 एकर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर, उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे जो कि अभी तक लिए गए थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द रिजॉल्विंग अनरेस्ट इन मणिपुर। तो अभी इस पूरे अनरेस्ट को रिजॉल्व करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। फर्स्ट, वहाँ पे कम्प्लेक्स एथनिक डायनामिक्स है। तो एथनिक डायनामिक्स बहुत डाइवर्स है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं, और उन सभी की ग्रीवांसेस को एड्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो ऑनलाइन टेंशन है बिटवीन मीटीज़, नागाज, कुकीज़ एंड अदर ट्राइब्स, वो एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन नहीं उनकी वजह से आ पा रहे हैं। देन प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो कि आर्म्ड ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं मणिपुर में, ठीक है। सबकी अपनी डिमांड है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड वो थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, म्यांमार वाला, गोल्डन ट्रायंगल वाला, ठीक है, वो सारी चीज़ें। द लैक ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सेस टू रिसोर्सेज कम है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से भी अनरेस्ट होता है वहाँ पे। इनएडिक्वेट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो बहुत सारे लाए हुए हैं, जैसे हमने देखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी है, ये सब चीज़ें हैं, बट स्टिल वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। देन आफ्सपा जो है, तो आफ्सपा जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो भी वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, वो भी कंटेंशंस इशू है। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको ये चाहिए वहाँ पे आफ्सपा, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूजेस होते हैं इसकी वजह से, एंड इसकी वजह से रिसेंटमेंट हो रही है अमंग दी लोकल पॉपुलेशन। तो ये कुछ इशूज़ हैं। अब नेक्स्ट है कि करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो फर्स्टली इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स को, वेरियस एथनिक ग्रुप्स को जो है एक डायलॉग
में लेके आओ, एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करो। जैसे कि मिजोरम अकॉर्ड ऑफ 1986 जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑफ सक्सेसफुल एंगेजमेंट विद दी ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह को कोई अकॉर्ड साइन करने की ज़रूरत है वहाँ पे इंक्लूसिव डायलॉग के थ्रू। देन गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो, तो उससे क्या होगा, करप्शन, इनएफिशिएंसी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन होगी। ये चीज़ें जो है इनको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो ये जैसे केरल का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है एक, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया गया है, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन दी गवर्नेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करो, उसके लिए गुजरात मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया था। री इवेलुएट करो आफ्पा को। सो आपको ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनको भी कंसीडर करने की ज़रूरत है, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे एंड ट्रस्ट प्रमोट करे बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द लोकल पॉपुलेशन। तो इस एक्ट को जो है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। जैसे कि विथड्रॉल ऑफ आफ्पा हुआ था जब त्रिपुरा से 2015 में, उसकी वजह से फेस रिडक्शन हो पाई थी। वहाँ पे प्रॉब्लम जो भी इश्यूज़ थे वहाँ पे वो थोड़ी एक हद तक जो है वो कम हो गए थे इन अ फेस्ड मैनर। तो वैसा ही यहाँ पे भी हम ट्राई कर सकते हैं। एड्रेस बॉर्डर इश्यूज़ एड्रेस हो जाएंगे। जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ आ रहे हैं, स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, अगर वो भी ठीक हो जाते हैं इंडिया बांग्लादेश या फिर इंडिया म्यांमार के बीच में, तो वो भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट जो है इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत अच्छा पीस बिल्डिंग काम कर रही है, जैसे नागा मदर्स एसोसिएशन है एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वुमेन इनिशिएटिव फॉर पीस इन म्यांमार इन मणिपुर, ये है। तो ये दो, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम अगर आप कोट कर सकते हो तो दैट विल बी गुड। देन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो विद इन मणिपुर एंड बिटवीन स्टेट एंड अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स हो। इसके लिए हम यूरोपियन यूनियन का एक इरामस प्लस प्रोग्राम है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्रॉस कल्चरल लर्निंग होती है, इंटरेक्शन होती है, तो ये सब चीज़ें हैं इरामस प्लस प्रोग्राम। सो अब आपको क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक के इस तरीके से नोट्स बनाए हैं ना, वैसे ही आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, एक बार दोबारा वापस जाके क्विकली इसके पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लो, ठीक है, कि एसटी स्टेटस की डिमांड जो हो रही है उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिख दिए, उसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिख दिए, ठीक है। देन अनरेस्ट के रीजंस क्या हैं एक्सटर्नल इंटरनल में, और ये आप ना अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी चलोगे ना तब भी आप इसका जो है आराम से आंसर बना सकते हो। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से ही चीज़ें आएंगी, ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम की प्रॉब्लम है, म्यांमार क्राइसिस है, ये आ जाएगा। इंटरनल में क्या होगा, पॉलिटी से देखो, पॉलिटी से क्या चीज़ आ रही है कि एसटी स्टेटस की डिमांड हो रही है। लैंड इशूज़, सोशल इशूज़ आ जाएगा, ठीक है, या जोग्राफिकल इशूज़ हैं। देन हिस्ट्री का अगर आप देखें, हिस्टोरिकली जो है रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्सेज, कल्चरल रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम चल रही है। गवर्नेंस सेक्शन में आ जाओ, फिर उसके कुछ इशूज़ हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस में इशूज़ हैं, और ये एविक्शन वगैरह हुआ है। इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी हमने देख लिया, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लिए हमने ये भी देखा कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट क्या था। देन यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं एसोसिएटेड विद द रिजॉल्विंग ऑफ अनरेस्ट, वो हमने देख लिए, एंड व्हाट शुड बी डन। तो इनको आप छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स में जो है नोट्स बना लो, जिससे आपको रिविजन में भी हेल्प मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करो, ताकि मेरी जो ये लेक्चर बनाने की मेहनत है ये भी वेस्ट ना जाए एंड आप लोगों को भी हेल्प हो और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।